नमस्कार स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं आज आपके सामने मैंने टॉपिक रखा हुआ है यूथ कंपटीशन का, ये भारतीय ऐतिहासिक कालीन कला। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे। देखिए, आप लोगों ने किसी ने मैसेज किया था, नीचे कमेंट किया था कि मैम इसको जल्दी थोड़ा सा कराइए ताकि हम और भी क्वेश्चंस कर सकें। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ इसको मैं करा दूं, एक चैप्टर एटलीस्ट मैं करा दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं एक चैप्टर में। थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाता है मुझसे सेंड करने में, ठीक है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं फिर भी आप लोगों के लिए करती हूँ ऐसा, ठीक। एंड मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जो लोग लेना चाहते हैं कोचिंग। और वैकेंसीज का आप लोग पूछ रहे हैं, वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी जल्दी आ जाएगी। और देखिए, मैं लाइव अब आने वाली हूँ, तो लाइव आने की जो मेरी टाइमिंग रहेगी वो 4 बजे रहेगी, ठीक। और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को कि इसमें से कुछ पार्ट में लाइव भी पढ़ाऊं, ठीक है। अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मैं लाइव भी इसको पढ़ा देती हूँ, तो आप लोगों को इसमें काफी बेनिफिट हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। और देखिए, उत्तराखंड एलटी का एग्जाम मैं आपको करा रही हूँ मेरे आर्ट नॉलेज क्लब ऐप पर। आपको वीडियो मिल जाएगी, सॉरी ऐप पर नहीं, आपको आर्ट नॉलेज क्लब पे, जो मेरा चैनल है सेकंड चैनल, मैं उस पे आपको वीडियो मिल जाएगी। उत्तराखंड एलटी का पेपर जो अभी आया था उसको मैंने सॉल्व किया है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। पहला है, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुपात चुनिए। तो मूर्ति, देखिए भारतीय ऐतिहासिक कालीन कला है, तो मूर्ति कला आप यहाँ पे पढ़ेंगे, स्थापत्य वास्तुकला पढ़ेंगे। तो इसमें क्रम पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, मैंने भी केवीएस डीएसएसपी में भी देखा है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप देखेंगे, देखिए डीएसएसपी से मुझे अभी एक चीज याद आई है। डीएसएसपी में एसएससी की मेरिट, मतलब सभी उसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई है सभी कैटेगरी में। तो आप लोग अपना अपना रिजल्ट एक बार और चेक कर लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम उसमें 11 अप्रैल लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आपको शायद मेल भी आया होगा, आपके पास मैसेज भी आया होगा, जो मैसेज आप, जो नंबर आपने फॉर्म फिल करते समय फिल किया होगा, ठीक है। तो एक बार सभी स्टूडेंट जिन्होंने डीएसएसबी का एग्जाम दिया एक बार चेक जरूर कर लें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुपात चुनिए। इसमें ऑप्शन दिए हैं, मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण, कुषाण, मौर्य, शुंग, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, शुंग, मौर्य, गुप्त, कुषाण। तो देखिए, मूर्ति कला का जो सही काल है, काल के अनुसार क्रम है उनका, वह है मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, और सबसे लास्ट में आता है गुप्त काल, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहां से लिया गया है। तो भारतीय, जब हम स्थापत्य कला पढ़ते हैं तभी ये प्रश्न आ जाता है। देखेंगे, भरूच स्तूप, कोणार्क स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर, लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। तो आंसर जो आपका होगा सारनाथ स्थित अशोकीय स्तंभ सिंह शीर्ष, ठीक है। कहां से लिया गया है, सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है वहां से हमें इसका अशोक जो राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र है वो लिया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ध्यान देंगे इस पे थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक पूछा गया है, मतलब किसने स्थापना की थी और पहले शासक कौन थे। देखिएगा, बात एक ही है, पहले शासक और पहले जो संस्थापक थे वही शासक होंगे। ऑप्शन है, वासुजयस्थ, पुष्यमित्र, अशोक, अग्निमित्र। इसका जो सही है, शुंग साम्राज्य में पुष्यमित्र शुंग है, इसका आंसर क्या है, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी शुंग साम्राज्य की, और पहले शासक भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे। तो कौन से स्कूल के कलाकार ऐसे थे जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे, जिन्होंने बौद्ध को सबसे ज्यादा चित्रित किया है, गुप्त, गांधार, कुषाण या मथुरा। तो ये आएगा आपका गांधार। गांधार में हमें बौद्ध विषय पर केंद्रित था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, चेक करेंगे 5 नंबर का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट
ने धर्म और दर्शन और अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था? तो देखिए ऑप्शन है कुषाण, संप्रति, अशोक, देव बर्मन। इसका राइट आंसर है जो पत्थर का देखिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए और धर्म और दर्शन पर, तो ये थे अशोक। क्योंकि सम्राट अशोक ने जितने भी शिलालेख बनवाए, स्तंभ बनवाए, ये सब उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए बनाए थे, दर्शन के लिए बनाए थे, और जो भी उनके विचार थे ताकि वो आगे के जो पीढ़ी के लोग हैं वो उनको ये जानकारी मिल सके धर्म से संबंधित, अपने विचारों से संबंधित, इसीलिए उन्होंने पत्थर का उपयोग कराना शुरू किया था। अब देखेंगे गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहां पर स्थित है? गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहां स्थित है? पाटलिपुत्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो ये कहां पर है? बिहार में है। विशाल लकड़ी का किला बना हुआ है गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित, आप लोग देख सकते हैं इसको, बिहार में बना हुआ है। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था? तो ये धार्मिक जो कहानियां हैं आपकी दादी नानी सुनाती भी हैं, आपने टीवी पर खूब देखी होगी, लॉकडाउन में खूब आई है रामायण, तो आपको पता भी है किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया गया था? सीता की, ठीक है, क्योंकि सीता हमारे देखिए हिंदू धर्म में क्योंकि वर्णित है पति पत्नी एक साथ पूजा करते हैं, और सीता जी उस समय नहीं थी, वन में थी, और उनकी प्रतिमा बनाकर फिर अश्वमेध यज्ञ किया गया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ हो या फिर कोई भी पूजा हो वह साथ में ही होती है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया था? देखिए भारतीय वास्तुकला की बात हो रही है कि सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया था? कहाँ? भीमबेटका, लोमस ऋषि गुफा, भाजा गुफा या कार्ली गुफा? कहाँ पाया गया था? इसका आंसर लोमस ऋषि गुफा में है। देखिए भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बने हैं लोमस ऋषि गुफा में। अब लिखेंगे हम, देखिए इसमें कुछ लिखा भी है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार लोमस ऋषि की गुफा में पाया जाता है। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुकों के आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ ने गया के निकट बराबर पहाड़ी तथा नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया। यह तथ्य दोनों जगहों से प्राप्त गुहा लेखों से प्राप्त होता है। चलिए हम आ जाते हैं, दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पूछा गया है दशावतार। तो देखिए कूर्म, वराह, नरसिंह, मत्स्य प्रश्न आ चुका है कई बार, ये डाइट से अलग भी ये प्रश्न आया हुआ है, शायद ये केवीएस या एनवीएस में आया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य, वराह, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है? ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा, धर्मचक्र, प्रवर्तन मुद्रा। तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त जो गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है उसकी मुद्रा पूछी गई है, तो किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, मैं इसको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, यहाँ पर नहीं, लेकिन मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा ये प्रश्न रिपीटेड है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? चुनार बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर से कि संगमरमर से? किससे निर्मित है? चुनार बलुआ पत्थर से। सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, देखिए ये गुप्तकालीन प्रतिमा है और गुप्त काल की मूर्तियों का केंद्र जो है वो कौन सा है? मथुरा व सारनाथ बताया गया है। ठीक है, मथुरा मेन माना जाता है गुप्तकालीन मूर्तियों का केंद्र। अगर हम देखें अजंता की गुफाएं भी गुप्तकालीन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, पूर्णतः एकाश्म शैली उत्कीर्ण मंदिर उदाहरण बताइए। मंदिर भी कई बार आ चुका है, एकाश्म शैली नाम दिमाग में आते ही आपको पता चल जाएगा। गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव, कैलाश मंदिर एलोरा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इसमें से कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा पूरी तरह से एकाश्म शैल उत्कीर्ण है, एक ही पत्थर मतलब एक ही शिला से उत्कीर्ण किया गया है ये,
देखिए पूर्णतः एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर एलोरा कैलाश मंदिर है, ये शिल्प शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे एक ही चट्टान से काटकर निर्मित किया गया है। कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी पर खड़ा हुआ है, जिसकी माप कितनी है 25 फीट, ये लगभग बताई गई है। जिसकी लंबाई ये इसकी माप दी गई है। देखिए इसमें चट्टान में से काटकर इस मंदिर के दरवाजे, झरोखे, सीढ़ियां तथा सुंदर स्तंभों की पंक्तियां बनाई गई है और ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? सिंधु घाटी, मौर्य काल, कुषाण काल, सिंधु घाटी, मौर्य काल, कुषाण काल। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? देखिए ये यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा, अगर हम मूर्ति कला और वास्तुकला की बात करें तो यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा, परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प ये पूछे जाते हैं किस काल के हैं? सिंधु घाटी, कुषाण काल, गुप्त काल। क्योंकि जो भी आप पूरी जो मूर्ति कला पढ़ते हैं, वास्तुकला पढ़ते हैं, वो किसकी आती है? मौर्य काल की आती है। अधिकांश जो पार्ट है उसका मौर्य काल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किसका है? मौर्य काल का है। अब हम इधर आ जाते हैं, इस शायद इसके बारे में कुछ लिखा, परखम यक्ष मूर्ति शिल्प। देखिए चामरधानी पटना के पास दीदारगंज से, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल आगे, ये आएगा ये प्रश्न। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ मिला है? ब्राह्मी, देवनागरी, कीलाक्षर या खरोष्ठी? तो किसमें मिला है? ब्राह्मी, क्योंकि अशोक के जो स्तूपों की ये जो लिपि थी वह ब्राह्मी या खरोष्ठी थी। खरोष्ठी में कम मिले हमें, ब्राह्मी में ज्यादा लेख खुदे हुए मिले हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे, बाई चांस आपको कंफ्यूजन हो जाए दोनों में तो ब्राह्मी पर टिक जाएंगे आप। ठीक, नेक्स्ट है कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। देखिए कन्हेरी गुफा थाना जिला महाराष्ट्र में है। कन्हेरी प्रांगण में 100 से अधिक गुफाएं हैं। कन्हेरी गुफा में ही अमोशवर्ष फर्स्ट के शासनकाल का लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित ही गुफा है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष से संबंधित ही फिर से आ चुका है क्वेश्चन, वही है मौर्य काल। भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही कालक्रम ये फिर से आ चुका है, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। नेक्स्ट देखेंगे अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और, ये प्रश्न देखिए ये 2018 में भी आया हुआ था, किसकी मूर्ति बनाई गई है? तो ये अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और तीसरा कौन सा वह पशु है जिसकी आकृति बनी है? घोड़ा, गेंडा, वृषभ, गाय। किसकी है? वृषभ, मतलब बैल, तो बैल भी आ सकता है, वृषभ भी आ सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित हैं। तो उदयगिरी गुफाएं किससे संबंधित हैं? मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं मौर्य काल से, वाकाटक काल से, गुप्त काल से या सातवाहन काल से? तो किससे संबंधित है? गुप्त काल से। देखिए गुप्तकालीन विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं हिंदू ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न भी आ जाता है कि किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी याद रखेंगे हिंदू धर्म से संबंधित है। प्रमुख रूप से विष्णु की मूर्तियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहां से लिया गया है? भारहूत। अच्छा ये प्रश्न तो पीछे भी आया ना, सेम यही है, ये प्रश्न पीछे भी आ चुका है, डी इसका राइट आंसर है। 21 है भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भारत के किस वर्तमान प्रांत में? तो देखेंगे भारत के जो आपका महास्तूप स्थित है यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। देखिए छत्तीसगढ़ में सांची का महास्तूप जिला राजस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है और जनरल टेनर ने सांची के स्मारकों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया था। सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाइए। सांची स्तूप के स्थापत्य को पूछा गया है, उसके जो पार्ट होते हैं, आपको पता है स्तूप कैसा होता है? एक अंड के आकार का होता है, मतलब अर्ध गोलाकार में होता है। ठीक, तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स को पूछा है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ऊपर कौन सा पार्ट है, उसके नीचे कौन सा पार्ट है, उसके नीचे कौन सा पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले हर्मिका, छत्रावली, सोपान, वेदिका, ये डीएसएसपी में भी आ चुका है। छत्रावली, वेदिका, सोपान, तोरण, तोरण द्वार होते हैं, अंड, हर्मिका, वेदिका, छत्रावली।
तो अंड मैंने बताया था इस तरीके का एक पार्ट होता है अर्धगोलाकार। इसका राइट आंसर है छत्रावली। छत्रावली सबसे ऊपर होता है यहाँ पर, उसके बाद हर्मिका होता है गर्दन टाइप का, फिर अंड होता है जो अर्धगोलाकार होता है, और वेदिका होता है इसके चारों तरफ का एक पार्ट बना होता है। ठीक है, राइट आंसर इज डी। अब लिखेंगे सारनाथ स्थित लायन शीर्ष। लायन शीर्ष लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? सारनाथ स्थित लायन शीर्ष लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? चमकदार पत्थर, लोहा, जस्ता, फाइबर ग्लास। तो देखेंगे, देखिए ये है चमकदार पत्थर। सारनाथ स्थित जो शेर लायन बना हुआ है शीर्ष पर, वो चमकदार पत्थर में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है वेद कितने होते हैं? तो देखिए वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, 5, 8, 4, 3। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, और आप देखते हैं ऋग्वेद में हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। वेदों से जो कला है हमारी, वह हमें भारतीय स्थापत्य कला ही नहीं, जो भी हमारी कला है वो वेदों से हमें प्राप्त होती है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो कहां पर स्थित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार कहां की गई थी? बिहार में की गई थी। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चित्रकला का प्राचीन नाम पूछा है। रूपभेद, शिल्प, आलेख्य या रचनात्मकता? तो देखिए प्राचीन नाम है इसका शिल्प। जब हम वेदों में कला या कला पढ़ते हैं, कला क्या है, जब हम षडंग वाली कला पढ़ते हैं तो उसमें आता है कला के लिए शिल्प और कलाकार के लिए शिल्पी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्रकला का प्राचीन नेम है शिल्प। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? तो देखिए अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? योगी। क्या कहा गया है? योगी। न देवता, न भगवान, न महर्षि, योगी कहा गया है, पुजारी कहा गया है। योगी, ये सीएम योगी मत बना दीजिएगा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? पीछे भी शायद प्रश्न आया था, मैंने बताया था कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से आ गया है। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। तो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है गुफाएं। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहां पर है? मतलब भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये प्रश्न भी शायद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वीडियो में मेरी, आप देखेंगे। पार्श्वनाथ, अश्वसेन, ऋषभदेव, वर्धमान। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24, और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी ही थे। गांधार कला किसके समय पनपी थी? शाक्य, मौर्य, कुषाण या शुंग के समय? किसके समय पनपी थी? कुषाण के समय पनपी थी। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? चित्र लक्षण में। ठीक है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की जो चित्रकला है उसका समय है हमारा, देखिए ऑप्शन है 10,000 से 50 ईस्वी तक, 3,000 से 50 ईस्वी तक, 500 से 50 तक, 2,000 से 20 तक। तो इसका राइट आंसर है 3,000 से 50 ईस्वी तक। आदि मानवों द्वारा प्रारंभ की गई कला जो आदिकाल की चित्रकला कहा जाता है, जिसका समय 3,000 से 50 ईस्वी तक माना जाता है। कनिष्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल के कुषाण काल? तो कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल में बनी हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय था, ये भी आप पढ़ चुके, बिहार में था। यहाँ आ जाइएगा, मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? तो मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? बिंबिसार ने। ठीक, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गया, कुशीनगर, सारनाथ की नालंदा? कुशीनगर। मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? मथुरा, भरहुत, गांधार या मौर्यकालीन? ग्रीक शैली से जो ग्रीक रोमन कला से जो प्रभावित थी वह थी गांधार शैली। देखिए यही रीजन था, मैंने आपको बताया था कि हमारी भारतीय चित्रकला कहीं ना कहीं पाश्चात्य चित्रकला के साथ जुड़ी हुई है, पाश्चात्य चित्रकला के साथ उसका कनेक्शन है।
गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट है। समझ गए? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? आप देखिए, ये प्रश्न ऐसा है कि आपको पता भी होना चाहिए जनरली, ठीक है, क्योंकि वेदों की रचना हिंदी में हुई थी, देवनागरी में हुई थी, फारसी में हुई थी कि संस्कृत में हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों का जो डाउट है वो देवनागरी और संस्कृत में को लेकर हो जाता है। तो वेदों की रचना संस्कृत में की गई थी। भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह प्रधानतः संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। परंपरा के अनुसार इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा से हुई थी। वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई थी। देखिए, वेद एक ऐसा विषय है, और क्योंकि इसमें जितना आज के टाइम में आप टेक्निकल चीजें देखते हैं तो वो सब वेदों में लिखी हुई थी। ये हमें वेदों ने ही दिया है। वेदों में ये एरोप्लेन कैसे बना वो चीज है, ये कार मोटर गाड़ी दुनिया भर की जितनी टेक्निक आप देखते हैं वो टेक्निक सब वेदों में लिखी हुई है। अगर आप कभी जाएं अक्षरधाम मंदिर, वहां पर आप देखेंगे कि वहां ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वो लोग बड़े अच्छे से मूवी के माध्यम से आपको समझा देंगे, या फिर आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। वहां काफी सारी इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, तो उनसे आपको ये इस जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कभी भी आप कहीं भी घूमने जाए तो हमेशा एक बात का मेरी याद रखेंगे, वहां से ये कोशिश करें कि हमें यहाँ से क्या मिल सकता है सीखने के लिए, रखने के लिए नहीं। कोई गिफ्ट मत सोचिएगा कि गिफ्ट मिलेगा, आपको वहां सीखने के लिए क्या मिलेगा। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हर जगह से सीखने को आपको कुछ मिल जाए। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वैशाली में, सांची में कि बोधगया में? कहाँ दिया था? सारनाथ में, इसलिए सारनाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? हिंदी, देवनागरी, संस्कृत की पाली? कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत बोला करते थे। ठीक है, इनकी मेन भाषा संस्कृत थी जो इंडो आर्य थे। अब लिखेंगे, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम या लिंगराज मंदिर का? किसका हुआ है पल्लव कला के अंतर्गत? महाबलीपुरम का। खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ पर स्थित है? देखिए, एक गुफा है आपकी उदयगिरी और एक है उदयगिरी और खंडगिरी। तो ये खंडगिरी और उदयगिरी पूछा गया है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में कि पश्चिमी बंगाल में? खंडगिरी तथा उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उड़ीसा में स्थित हैं। ये गुफाएं शुंग काल में निर्मित कराई गई हैं, जो जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, उड़ीसा में है और शुंग काल में निर्मित कराई गई हैं। अब आ जाएंगे इधर, बराबर और नागार्जुन पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी की गई? अच्छा, ये पहले ये प्रश्न तो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपके 43 क्वेश्चन करा दिए हैं। मौर्यकालीन स्तंभ मूर्ति कला है, तो इसका वीडियो आपको मेरा कल मिलेगा। कल के लिए वेट करिए, रेगुलर मेरा वीडियो मिलेगा। अगर वीडियो नहीं मिलता है तो मैं लाइव आऊंगी। लाइव तो मैं आऊंगी ही आऊंगी आपके लिए, क्योंकि आपके डाउट का पिटारा बहुत बड़ा है, और मेरे जो आंसर का पिटारा अभी छोटा हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आंसर का पिटारा मुझे बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे लाइव आना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइव की अपडेट आपको मिल जाएगी दोनों चैनल पे, आपके ग्रुप में भी मिल जाएगी। वेट करते रहेंगे, और जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल पढ़ेंगे हम मौर्यकालीन मूर्ति कला और स्तंभ मूर्ति कला। ठीक है।